Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 21st lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about the various methods to dispose the solid waste. But before that, please subscribe to my channel and to hit the like button. So guys, in the previous lecture, we have already discussed about some of the methods to dispose the solid waste. सो गाइस अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस अभी बात करते हैं कंपोस्टिंग के बारे में। लेकिन गाइस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना होता है तो वहाँ पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो डिकम्पोजिशन है ये बेसिकली इन्वॉल्व होती है, क्योंकि गाइस सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा मेथड है डिकम्पोजिशन। तो गाइस हम लोग कंपोस्टिंग में क्या करते हैं कि एक छोटा सा खड्डा खोदकर उसमें सारा का सारा कचरा डाल देते हैं और उसे बेसिकली वहाँ पर डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइस ऐसा ही तो हम लोग ओपन डंपिंग और सैनिटरी लैंडफिल में कर रहे थे। लेकिन गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले कचरे को सेपरेट कर देते हैं इन द ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट एंड द इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। सो गाइस जो ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट होता है ये तो बेसिकली डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कर देता है, लेकिन जो भी इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट होता है ये तो बेसिकली डिकम्पोज नहीं हो पाता। सो गाइस जो भी ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट होता है जब इसकी प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो जाती है तो जो भी इसका एंड रिजल्ट होता है वो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसीलिए गाइस जब हम लोग ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट की डिकम्पोजिशन करवा देते हैं तो इसके बाद हमारे पास जो भी लास्ट में चीज़ बचती है उसे हम लोग बोलते हैं कंपोस्ट, जिसे हम लोग बायो फर्टिलाइज़र भी बोल देते हैं। सो गाइस होता क्या है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं वहाँ पर हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं सो दैट जो हमारे क्रॉपलैंड्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन गाइस यहाँ पर हम लोग बायो फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाइस इससे क्या होगा कि जो हमारे क्रॉप्स हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, हमारा जो सॉलिड वेस्ट है वो भी डिस्पोज हो जाएगा और सॉइल को भी किसी तरह का हार्म नहीं होगा। क्योंकि गाइस जब भी हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो जाती है, सॉइल पॉल्यूशन हो जाती है। सो गाइस कंपोस्टिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? पहली चीज़ तो ये है कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोज हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमें बायो फर्टिलाइज़र मिल जाएगा और हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस इससे क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन को भी बचा सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग केमिकल्स यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगी, लेकिन अगर बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से हमारी सॉइल को कोई भी खतरा नहीं है। सो गाइस अभी हम लोग कंपोस्टिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेथड होता है इंदौर मेथड और दूसरा होता है बेंगलोर मेथड। तो गाइस हम लोग डिकम्पोजिशन दो तरह से करवा सकते हैं, एक तो हो सकता है एरोबिक डिकम्पोजिशन और दूसरा हो सकता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन। सो गाइस एरोबिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है जिसकी वजह से वो आसानी से जो सॉलिड वेस्ट है उसे डिकम्पोज कर पाते हैं। लेकिन जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है ये बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इंदौर मेथड की। सो गाइस इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा खड्डा खोद कर उसमें सारा का सारा ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट डाल देते हैं और गाइस उसे वहाँ पर बेसिकली डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस खड्डे को बेसिकली मिट्टी से नहीं ढकते, जिसकी वजह से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, एरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाती है। सो गाइस हम लोग क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम जो कचरा है उसे बेसिकली उलट पलट करते रहते हैं, मतलब जो भी अभी सॉलिड वेस्ट नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से उसे भी अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाएगी और इसकी वजह से उसकी एरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाएगी। लेकिन गाइस इस वजह से क्या होता है कि हम लोग ओपन में जो सॉलिड वेस्ट है इसे डिकम्पोज करवा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो वहाँ से फाउल गैसेस रिलीज होंगी, ऑब्नॉक्शियस स्मेल आएगी, और क्योंकि ये ओपन है इसीलिए गाइस ये बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज भी बन जाएगा। इसीलिए गाइस इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं बेंगलोर मेथड की। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक खड्डे में सारा का सारा सॉलिड वेस्ट डाल देते हैं और उसको ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती और यहाँ पर होती है एनारोबिक डिकम्पोजिशन। लेकिन गाइस यहाँ पर डिकम्पोजिशन तो हो जाती है और जो एंड प्रोडक्ट बचता है उसे बेसिकली हम लोग बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, जब हमने उसको ढक दिया है तो इसकी वजह से ना तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज बनेगा, ना ही यहाँ से ऑब्नॉक्शियस स्मेल आएगी और ना ही यहाँ से जो फाउल गैसेज हैं वो बेसिकली रिलीज हो सकती हैं। सो गाइस मैंने आपको बताया था कि जो भी फाउल गैसेज होती हैं अगर हमें इन्हें रोकना है बाहर आने से तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं,
अगर आपको नहीं पता है तो गाइज आप प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। सो गाइज अभी ऑब्वियस है कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है, बेंगलोर या फिर इंदौर। ऑब्वियस है गाइज बेंगलोर मेथड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से ना तो फाउल गैसेज रिलीज हो रही हैं, ना ही ऑब्नॉक्शियस स्मेल आ रही है, और ना ही ये बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज बन रहा है। तो गाइज कंपोस्टिंग के क्या क्या फ़ायदे हुए, एक तो हमारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोज हो गया, दूसरी चीज़ हमें बायो फर्टिलाइज़र मिल गया, एंड तीसरी चीज़ क्या हुई कि इसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन नहीं हो रहा। सो गाइज इसके बाद हम लोग बात करते हैं पल्वराइजेशन की। तो पल्वराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसे बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं बड़े बड़े मिक्सर्स में, मशीन्स में, जिसकी वजह से गाइस क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन का रेट है ये बेसिकली इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पहले सॉलिड वेस्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और धीरे धीरे उसे बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हैं, और इसके बाद गाइस क्या हो जाती है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। लेकिन हम लोग पहले ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प कर देते हैं। हम लोग बेसिकली बड़े बड़े ग्राइंडर्स में, मशीन्स में डालकर सारे के सारे कचरे को ग्राइंड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन का रेट है ये बेसिकली इंक्रीज हो जाता है और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा कचरे को आसानी से डिस्पोज कर पाते हैं। सो गाइस जब हमने सारे के सारे कचरे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद हम लोग किसी भी मेथड को यूज़ करके जो सॉलिड वेस्ट है इसे बेसिकली डिस्पोज कर सकते हैं। हम लोग ओपन डंपिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, सैनिटरी लैंडफिल्स यूज़ कर सकते हैं, और इवन गाइस हम लोग यहाँ पर कंपोस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। सो गाइस इसके बाद बात करते हैं इंसिनरेशन की। सो गाइस इंसिनरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि आपने अपने आसपास देखा होगा कि जनरली लोग क्या करते हैं कि अपने घर के कचरे को जला देते हैं। सो ऐसा ही कुछ हम लोग इंसिनरेशन में करते हैं, लेकिन यहाँ पर गाइस बेसिकली स्पेशली डिज़ाइंड फर्नेसेस होती हैं जिसमें सारे के सारे कचरे को जलाया जाता है। सो गाइस अभी हमें पता है कि अगर हम लोग पेपर्स, वुड, इन सब चीज़ों को जलाते हैं तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। सो गाइस ऐसे ही इंसिनरेशन में क्या होता है कि जो स्पेशली डिज़ाइंड फर्नेसेस होती हैं इसमें सारे के सारे कचरे को जला दिया जाता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से गाइस हम लोग इसे क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में बेसिकली एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन गाइस हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से ऑब्नॉक्शियस स्मेल आएगी, फाउल गैसेज रिलीज होंगी और इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो भी फर्नेसेस यूज़ की जाती हैं इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ना तो फाउल गैसेस रिलीज होती हैं और ना ही गाइस यहाँ से ऑब्नॉक्शियस स्मेल आती है। लेकिन हम लोग ये मेथड बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद बात करते हैं पायरोलिसिस की। तो गाइस इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग तवे पे रोटी को सेकते हैं ऐसे ही हम लोग बड़े बड़े तवे होते हैं जिन पर बेसिकली हम लोग कचरे को सेकते हैं। तो गाइस इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कचरा होता है ये बेसिकली प्रॉपरली तो नहीं जलता, लेकिन इसका बेसिकली चारकोल बन जाता है, जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर जला सकते हैं सो दैट वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो सके, जिसका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइस आपको याद रखना है कि जो ये मेथड होता है इसमें जो हीट है ये बेसिकली एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और गाइस यहाँ से भी कोई भी फाउल गैसेस या फिर ऑब्नॉक्शियस स्मेल नहीं आती और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो गाइस अभी इंसिनरेशन और पायरोलिसिस में क्या क्या डिफरेंस है। जो इंसिनरेशन होता है गाइस इसमें हम लोग कचरे को जलाते हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड गाइस जो भी इंसिनरेशन होता है इसमें हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, जबकि पायरोलिसिस में हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करते। और पायरोलिसिस में क्या होता है कि जो हीट है ये बेसिकली एब्जॉर्ब होती है और यहाँ पर चारकोल की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन दोनों मेथड्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत वाइडली हम लोग इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, ना तो यहाँ से फाउल गैसेज रिलीज होती है ना ही ऑब्नॉक्शियस स्मेल आती है। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सेफ मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग सॉइल वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज कर सकते हैं। सो गाइस अभी बात करते हैं वर्मी कल्चर के बारे में। तो गाइस वर्मी कल्चर में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग अपने शहर से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े कचरे के ढेर होते हैं। स्पेशली आपने दिल्ली में देखा होगा कि कितने बड़े बड़े गाइस वहाँ पर कचरे के ढेर हैं। तो वहाँ पर गाइस क्या किया जाता है कि हम लोग खुद वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ देते हैं, उन्हें बेसिकली वहाँ पर अच्छे से पालते हैं सो दैट जो भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उस बड़े से कचरे के ढेर को अच्छे से डिकम्पोज कर पाए, सो दैट गाइस क्या हो कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोज हो जाए।
क्योंकि गाइस अभी जो कचरा होता है ये बेसिकली ओपनली एरियाज़ में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो ओपन ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज़ बन जाता है, फ्लाइज आ जाती हैं वहाँ पर, बहुत ही बुरी स्मेल आती है, फाउल गैसेस रिलीज़ होती हैं। लेकिन अगर हमने वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, वहाँ पर बेसिकली हम लोग उन्हें पाल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर देंगे, और इससे गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। So guys, that's all for today. We have completed the solid waste management. So guys, if you enjoyed the video, then do like, share and subscribe. And next lecture में हम लोग बात करने वाले हैं e-waste management के बारे में. So guys, stay tuned.